गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी की 4 स्टेप्स हैं: आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज़। तो हमने आइडेंटिफिकेशन में पढ़ लिया था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। फिर हम आ रहे थे नोमेनक्लेचर पे, और मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नेम की जो अप्रोच है वो कैसे डेवलप हुई है ना। आपको एक थोड़ा सा मैंने कहानी इस टाइप में सुनाई थी कि कैसे साइंटिफिक नेम की अप्रोच डेवलप हुई। अब साइंटिफिक नेम की अप्रोच डेवलप हुई। साइंटिफिक नेम एक यूनिक नेम होता है जो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, किसी भी स्पीशीज का एक यूनिक नेम होता है और पूरे वर्ल्ड उसको क्या है, उसी नाम से जानती है। हाँ, लोकल एरियाज में लोकल नेम उसके हो सकते हैं, अलग अलग एरियाज में उसके अलग अलग लोकल नेम हो सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसका यूनिक नेम होता है, इसको अपन कहते हैं साइंटिफिक नेम। अब बात आती है कि साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाए। तो अपन ने जो पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम जो है ना 2 वर्ड में देने की जो थीसिस है वो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उसको अपन कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो दिया था वो गैस्पार्ड बहिन ने दिया था अपनी बुक्स पिनॉक्स के अंदर। लेकिन सबसे पहले इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को है ना प्रचलन में लाने का या सबसे पहले इसको फेम करने का जो ऑनर है वो कैरोलस लिनियस को दिया गया है। सो कैरोलस लिनियस इज आल्सो नोन एज ए फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बायनोमियल सिस्टम। और इन्होंने अपनी जो 2 बुक्स हैं, एक तो है स्पीसीज प्लांटेरम, उनके अंदर उन्होंने कुछ प्लांट्स के साइंटिफिक या बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम दिए, और एक बुक है सिस्टेमा नेचुरिस के 10th एडिशंस के अंदर इन्होंने कुछ एनिमल्स के क्या है बायनोमियल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है साइंटिफिक नेम दिए। अब इन्होंने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नाम दिए है ना, जैसे इस मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो पब्लिश हुई थी 1 मई 1953 को। 1 मई 1953 से पहले जो नाम दिए गए हैं प्लांट्स के वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर। कैरोलस लिनियस ने जो अपनी बुक में नाम दिए हैं आज भी वो वैसे के वैसे ही जाने जा रहे हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं है, चाहे वो ICBN के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हो, है ना। कुछ जगह ऐसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ पर जो नेम है वो ICBN के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, बट कैरोलस लिनियस ने वो दे दिए है ना, वो उन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में वो मेंशन कर दिए, तो वो उसी फॉर्म में क्या है एक्सेप्ट कर लिए गए। दूसरा जो सिस्टेमा नेचुरी है वो पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758 को। ओके, लिख रखा था मैंने, अगर मुझसे बोलने में त्रुटि हो गई हो तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया था। उससे पहले जो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल है। हाँ, जो इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी की जो 10th एडिशन में जो एनिमल्स के नाम दिए हैं वो उसी फॉर्म में क्या है एक्सेप्टेबल है, चाहे वो ICZN के नाम की जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो नहीं करते। तो मैंने कहा था इनके नाम रखने के बाद अब जो नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है, जो बाकी स्पीसीज जो बच चुकी हैं उनके नाम कैसे रखे जाएंगे। तो उनके नाम रखने के लिए कुछ लॉज या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिनको अपन कहते हैं ICBN, एक है ICZN। क्लियर। इनकी फुल फॉर्म भी अपन ने स्टडी की थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर। ऐसे ही ICZN की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल कोड ऑफ
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बेटा ये ICZN और ICBN ये जो दिए गए थे ये क्या है 1961 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1961 में दिए गए थे। क्लियर? ये क्या है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कुछ नियम है, कुछ लॉज हैं, है ना। और इसमें कई सारे लॉज हैं, तो कई सारे लॉज का जो ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक है तो कुछ गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की कि जैसे आप मास्क पहनिए, 2 गज की डिस्टेंस रखिए, है ना, बार बार अपने हाथ हैंड हैं वो साबुन या सैनिटाइजर से बार बार वॉश करते रहिए। तो ये कई सारे नियम जिसको गाइडेंस का फॉलो कर रहे हो, तो ये प्रोटोकॉल होते हैं। कई बार देखना कि कोरोना की जो गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर रहे हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, तो ये गाइडलाइन या प्रोटोकॉल है ना, कई सारे नियमों का समूह होता है। तो इसमें कई सारे नियम हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई एक नियम नहीं है, कई सारे नियम हैं, कई सारे लॉज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो वो सारे नियम को मिला के, क्योंकि वो एक ही चीज़ के लिए अप्लाई हो रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्लियर? तो आप इसका नाम लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो 2 वर्ड्स में दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो इस क्या क्या प्रोटोकॉल है। पहले तो आपको बता दूं, सबसे पहला कि ये जो फर्स्ट नेम है ये अपन जब टैक्सोनॉमियल हिरार्ची पढ़ेंगे, जब अपन टैक्सोनॉमी हिरार्ची पढ़ेंगे तो उस हिरार्ची में अगर हम प्लांट की बात करें तो इस अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं उनको हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया है। क्लियर? उन किंगडम्स को आगे फाइलम में, फाइलम के बाद उनको हमने क्लास में, क्लियर, क्लास के बाद उसको जेनरा में, और जेनरा के बाद स्पीसीज में, आगे वैरायटी में किया गया है। तो जो जेनरा और स्पीसीज है इन दोनों को मिलाकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या इनका साइंटिफिक नेम बना दिया। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी प्लांट के अंदर फैमिली आती है ना। ऐसे प्लांट के अंदर भी आपके जो एनिमल के अंदर फाइलम, पहली बात तो सबसे पहले आपके फाइलम है, फाइलम के बाद आपके जो क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद जेनरा है, जो मैन है, उसके बाद है स्पीसीज। तो इसमें भी जो जेनरा स्पीसीज है ना, उनको मिलाकर एक साइंटिफिक नेम बना दिया गया है। तो जो फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है? जेनरा से, और सेकंड जो वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है? स्पीसीज से। तो कोई भी जो साइंटिफिक नेम है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? जेनेरा को, जीनस, और सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पीसीज को। क्लियर? तो साइंटिफिक नेम 2 वर्ड में दिए जाते हैं, है ना। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? जेनरा को, एंड सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। पहला नियम या फर्स्ट। क्लियर? दूसरा क्या है? साइंटिफिक नेम अगर आप लिख रहे हैं, क्लियर, तो साइंटिफिक नेम के अंदर जो जेनरा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आना चाहिए। कई बच्चे साइंटिफिक नेम हम पूछते हैं, सही लिख देते हैं, लेकिन
यहाँ मिस्टेक कर देते हैं इस पॉइंट के अंदर, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और पढ़ने के बाद आप बुक में जो भी साइंटिफिक नेम देखें उसमें देखना है ऐसा है कि नहीं। फर्स्ट जो वर्ड है जेनरा का वो किस में आता है? कैपिटल लेटर में। और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में आएगा? स्मॉल लेटर में। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरी बात, अगर आप साइंटिफिक नेम अपने हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, और आप जेनरा और स्पीसीज का नाम अगर लिख रहे हैं तो उनको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। अगर आपने दोनों को एक साथ अंडरलाइन कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। आपको दोनों को क्या करना है? अलग अलग अंडरलाइन करना है। तीसरा, क्लियर। चौथी बात, अगर आप इसको टाइप करा रहे हैं, अगर आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं, टाइप करा रहे हैं, तो ठीक है, जेनरा का नाम तो चल सकता है, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, दोनों नाम बोल्ड लेटर में होने चाहिए, और जेनरा का नाम ठीक है कॉमन फॉल्ट में हो सकता है, लेकिन जो स्पीसीज का नाम है ये इटैलिक का मतलब होता है कि आप देखना तिरछे फॉन्ट आते हैं, है ना। मैंने भी अगर यहाँ पर लिखा है तो एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंडिका, लेकिन आप देखें मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इटैलिक लैंग्वेज में लिखा है, तो ये डिफरेंस है। तो आपको क्या करना चाहिए? इटैलिक लैंग्वेज में से क्या करना चाहिए? टाइप करना चाहिए। क्लियर? ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या है? एक टर्म है टोटोनिम, सीखना। टोटोनियम है, टोटोनिम्स। इस वर्ड के बारे में सीखते हैं एक बार। इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बेटा इस वर्ड का मतलब सीखना है ना। बेटा क्या होता है कि साइंटिफिक नेम है ना और स्पीसीज नेम अगर ये सेम है, क्लियर, तो इसको बोलते हैं टोटोनियम। क्लियर? लेकिन ये टोटोनियम ICBN में अप्लाई नहीं कर, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ICZN मतलब एनिमल की नोमेनक्लेचर में ये क्या है? एप्लीकेबल है। कैसे? कोबरा, कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा। तो आप देख रहे हैं इंपोर्टेंट, ये जेनरा का नाम है, इसको मैंने कैपिटल में लिखा, ये स्पीसीज का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर मैंने स्मॉल में लिखा। क्लियर? लेकिन जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम क्या है? दोनों सेम है ना। इसको बोलते हैं टोटोनियम। और ये किसका नाम है? कोबरा का। और कोबरा क्या है? एक एनिमल है, वैसे रेप्टाइल्स में आता है। तो एनिमल में क्या है या ICZN के अंदर क्या है? टोटोनियम एप्लीकेबल है, लेकिन बॉटनी के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। किसी भी प्लांट स्पीसीज का साइंटिफिक नेम में आपको जेनेरा
और स्पीसीज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, सिमिलर नहीं मिलेगा। जूलॉजी में या एनिमल के नोमेनक्लेचर में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो जो भी नाम है आप समझ गए होंगे कि इन नियमों को आप जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं आप किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज का, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। वरना कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं, सर है ना मैंने साइंटिफिक नेम लिखा, जैसे ऐसे लिख के आते हैं, सर सही है। अरे कहाँ सही है, आपने इसका नाम तो इस ये स्पीसीज में कैपिटल, अरे सर इतने से क्या होता है ना, आधा नंबर दे दो। अरे जब तुमको आधा नंबर मैं दे ही दूंगा तो फिर आपको सिखाने का मतलब क्या हुआ, है ना। तो अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ 5-10 बॉटनिकल नेम है ना, और 5-10 आप जूलॉजी के बॉटनिकल नेम अपनी बुक में से सेलेक्ट करना, उनको लिखना, उनको छांटना, उनको याद करना जो भी हैं। जैसे लेसन नंबर आपके एनसीईआरटी में लेसन नंबर 3 में आपको प्लांट के नाम मिल जाएंगे, और जो लेसन नंबर आपके 4th है एनिमल किंगडम, उसके अंदर आपको एनिमल के साइंटिफिक नेम मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इनको याद करें। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। एक टॉपिक हम और डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सोनॉमियल एड्स। स्टूडेंट्स जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो हमारे सामने प्लांट या एनिमल स्पीसीज का होना जरूरी है, नहीं है बस इनमें। तो जिस तरह का ज्योग्राफिकल एरियाज है वहाँ पर उसी तरह के प्लांट या एनिमल्स मिलेंगे। क्लियर? तो आप केवल जिस जगह पे रह रहे हैं या जिस जगह आप अपना स्टडी कर रहे हैं, आप केवल उसी इलाके के प्लांट या एनिमल की स्टडी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह कर रहे हैं तो वो आपके एरिया से बहुत दूर हो जाएगा, आपको उसकी स्टडी करने में डिफ़िकल्टीज होगी। इसी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए और स्टूडेंट्स में बायोडाइवर्सिटी के लिए इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए सबसे पहले बनाए जाते हैं बॉटनिकल गार्डन, है ना, जूलॉजिकल गार्डन या जू, है ना। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, कई प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है ना, वहाँ पर उनके बारे में नॉलेज रखी रहती है, वो कहाँ मिलते हैं, उनका साइंटिफिक नेम लिखा रहता है। आप जैसे अपने जयपुर में साइंस पार्क है वहाँ जाएंगे तो, या आप पुलिस स्मृति वन है ना, या सेंट्रल पार्क है, कई जहाँ पर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पर क्या है आपको प्लांट के साइंटिफिक नेम लिखे रहेंगे, है ना, वहाँ पर उसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। तो वो बॉटनिकल, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पर भी छोटा सा बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पर भी आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बॉटनिकल नेम, है ना, वो कहाँ मिलता है ना, वो आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा। साइंटिफिक नेम अगर प्लांट के लिए तो बोलते हैं बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम अगर जूलॉजी के लिए एनिमल्स के लिए तो उसको अपन बोलते हैं जूलॉजिकल नेम। दोनों है तो साइंटिफिक नेम, लेकिन चूंकि प्लांट के लिए है तो उसको अपन बॉटनिकल नेम कह देते हैं, और अगर एनिमल के लिए तो उसको अपन जूलॉजिकल नेम कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स जूलॉजिकल गार्डन है जिसको अपन जू बोलते हैं, वहाँ पर भी क्या है एनिमल रखे जाते हैं, और एनिमल में जो भी आप अगर कभी भी आप जू गए हैं
जैसे जयपुर के जू गए हैं तो वहाँ पर आपको है ना एनिमल के साथ पूरा नाम, वो कहाँ मिलता है, उसकी सारी स्पेसिफिकनेस वो एक बोर्ड पर आपको लिखी हुई मिलती है। क्लियर? तो दो तरह, एक तो जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए नॉलेजफुल है, और दूसरा बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए भी क्या है, वो एनिमल्स की जो डाटा है वहाँ लिखे रहते हैं। तो इसके अलावा एक और होता है म्यूजियम, जहाँ पर अगर ठीक है आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं रख सकते तो वहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं ना, तो वहाँ पर या कि उनकी पिक्स रखी जाती है ना। जैसे आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट में किसी इलाके में जाएंगे, साउथ में कहीं जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस एरियाज़ में मिलने वाले प्लांट जो एनिमल्स हैं है ना, उनकी पिक्स वहाँ लगी रहती है, जिससे आपको पता लगता है कि वहाँ का फ्लोरा और फ्यूना क्या है। फ्लोरा प्लांट के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट स्पीसीज को फ्लोरा कहते हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर एरियाज़ में मिलने वाले है ना जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं, फ्यूना। जैसे राजस्थान डेजर्ट है तो यहाँ पर जो प्लांट मिल रहे हैं जैसे खिजड़ी है या और भी है, तो उनको हम कि प्लांट स्पीसीज को बोलते हैं कि फ्लोरा, कि राजस्थान का फ्लोरा ऐसा है। अगर एनिमल्स की बात करें जैसे कैमल है और भी कुछ मिल रहे हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि ये राजस्थान का क्या है, फ्यूना है। तो अगर ऐसे ही हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी ट्रेन चलाई थी जिसमें पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में है ना, नॉर्थ ईस्ट, ओशियान, उसमें मिलने वाले जितने प्लांट और एनिमल्स हैं है ना, उनका पूरा डाटा उन्होंने कुछ ट्रेन के अंदर अलग अलग जो वैगन्स हैं उनको डेकोरेट किया था। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मॉडल्स थे, कुछ एक्सपेरिमेंट थे, कुछ पिक्स थी है ना, वो ट्रेन चलाई थी। तो आज से 8-10 साल पहले वो इधर अपने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे 5-7 दिन आके खड़ी रही थी, उसका स्टूडेंट ने विजिट भी किया था। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए अगर कभी आप भी पढ़ रहे हैं, इसी बीच में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे बायोडाइवर्सिटी ट्रेन अगर आ रही है तो आप वहाँ पर जाके विजिट करें है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये सब एक तरीके से वो म्यूजियम टाइप में ही है, तो ये क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ऐसे ही प्लांट्स हैं उनके लिए एक हर्बेरियम शीट बनाई जाती है। आपने छोटी क्लास में मैडम को होमवर्क दिया होगा कि आप अपनी कॉपी में अलग अलग प्लांट्स की लीफ चिपका के लाइए, तो वो भी एक पैटर्न है ना हर्बेरियम शीट बनाने का। हर्बेरियम शीट क्या होती है, एक 11.5 इंटू 16.5 इंच की एक शीट होती है, वो एक हैंडमेड पेपर से बनी होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रखी रहती है। उसमें इस टाइप की होती है ऐसे है ना, उसकी लेंथ 11.5 इंच और ये होती है 16.5 इंच। यहाँ पर उसके सारे इन्फॉर्मेशंस की क्या नाम है इसका, कहाँ से लिया गया है ना, किसने लिया है, कब लिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट का छोटा नमूना मॉडल जिसमें रूट, स्टेम और लीफ हो, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ से भी हमने लिया उसको वाटर में वॉश किया, जिससे मिट्टी अच्छी तरह हट जाए। उसको पेपर के बीच में हमने रखा, थोड़ा सा वेट रख दिया जिससे वो फ्लैट हो जाए, उसको वाटर पेपर एब्जॉर्ब कर ले। कुछ टाइम उसको वैसे ही रखा रहने देते हैं, प्रेस करते हैं, उसको फिर हम बाहर निकालते हैं और उसको मर्क्यूरियम क्लोराइड, ऐसा गम जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड थोड़ा टॉक्सिक होता है, उसके अंदर उसको डिप करके, नॉट ड्रिप करके, ड्रिप मतलब उसको पूरा डुबो के बाहर निकालिए, नहीं, ऐसे टिप करना है कि उसकी नीचे वाली सरफेस पे क्या है गम लग जाए, और उस पर हम यहाँ पर चिपका देते हैं कुछ इस टाइप से। क्लियर? और मर्क्यूरी क्लोराइड में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो फंजीसाइड की तरह काम करती है, जिससे कोई फंगस नहीं लगती, कोई इंसेक्ट नहीं लगते, और ये आपके क्या है हर्बेरियम शीट क्या है काफ़ी लंबे समय तक रखी रहती है। और ऐसा रूम जिसके अंदर क्या है कई सारे हर्बेरियम शीट रखी हुई है, उसको अपन बोलते हैं हर्बेरियम। क्लियर? ये हर्बेरियम शीट है ना। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम इंग्लैंड के में एक जगह है क्यू, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पर क्या है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम क्या है प्रेजेंट है। भारत का सबसे बढ़िया हर्बेरियम आपको नेशनल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में मिलेगा। ऐसे ही सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है, सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है, और भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन वो कोलकाता शिवपुर के अंदर है ना।
और शिवपुर कोलकाता में ही सबसे लार्जेस्ट फाइकस प्लांट है, कभी नेट पे आप सर्च करना। और ऐसे ही जो ना आपको मैंने रॉयल बॉटनिकल गार्डन बताया, इतना बड़ा है कि उसके बीच में से एक रिवर जाती है। आप गूगल पे सर्च मारें, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको ये याद भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ टैक्सोनॉमियल एड्स थे जिनके थ्रू क्या है, हमको टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में हमको क्या है, हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार नोट करें। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा ग्रीक या इटैलिक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। सुनना ध्यान से, जो साइंटिफिक लैंग्वेज जो नेम है वो हमेशा ग्रीक और इटैलिक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं, है ना। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज ये दोनों क्या है, डेड लैंग्वेज है। क्या है? डेड लैंग्वेज। अब आप पूछोगे सर ये डेड लैंग्वेज क्या होते हैं? अच्छा, मैं इससे पहले आपने पूछा आप फॉसिल्स के बारे में जानते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं? समझ गए आप फॉसिल्स क्या है? अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे लिविंग फॉसिल्स। आप पूछोगे सर फॉसिल्स का मतलब तो ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट हैं, है ना, वो फॉसिल्स कहलाते हैं, पर वो लिविंग कैसे हैं अपन पढ़ेंगे। फॉसिल्स आप जानते हैं, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच लिविंग फॉसिल्स है। कॉकरोच जानते हैं ना, वो लिविंग फॉसिल्स है। तो लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे ही जो लैटिन जो आपके लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है ना। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, कॉकरोच लिविंग फॉसिल्स है। इसका मतलब आपको पता है कि इस अर्थ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो ए सेलर होगा। ए सेलर मतलब सेल नहीं है ना, कोई बस जेनेटिक मटेरियल होगा कोई, ए सेलर। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म बना वो यूनिसेलर, उससे बने होंगे मल्टी सेलर, है ना। और ऐसे करते करते लास्ट में हमारा किसका ओरिजिन हुआ होगा? जो आपके मैमल्स हैं, है ना, उनका ओरिजिन हुआ होगा। ये एक इवोल्यूशन वे है। क्लियर? तो जब ये स्पीसीज बनी होगी ह्यूमन की, ये ऐसी तो थी नहीं, है ना। मंकी से डेवलप, चिंपैंजी से, है ना। आप जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे आपके 12th क्लास में एनसीईआरटी में लेसन नंबर 7 के अंदर इवोल्यूशन दे रखा है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन की अलग अलग स्पीसीज आई, है ना, निएंडरथाल, रामापिथिकस, है ना। तो ऐसे लास्ट में आपके होमो सेपियंस आई। तो इसका भी इवोल्यूशन हुआ है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनका जब ओरिजिन हुआ तब से लेकर आज तक वो वैसी ही हैं। कॉकरोच का ओरिजिन हुआ है तब से लेकर आज तक वो वैसा का वैसा है, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। ऐसी स्पीसीज जो अर्थ पर जब ओरिजिनेट हुई, जब डेवलप हुई, तब से लेकर आज तक उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है, मतलब इनका जो व्याकरण था वो पहले जो डेवलप हो चुका, अब उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, साइंटिफिक नेम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में रखने का कारण ये है कि कभी अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो इन नामों पर कोई असर नहीं पड़े, इसलिए इनको डेड लैंग्वेज में ही बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। क्योंकि जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, ये लैंग्वेज क्या है, समय के साथ इनमें चेंजमेंट होता रहता है ना। इनमें कमियां निकाली जाती है, इनमें त्रुटियों को सही किया जाता रहता है। अभी इन पर रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है ना। और इसका बेनिफिट ये है कि ये लैंग्वेज डेड है ना,
इनके वर्ड कभी चेंज नहीं होंगे, तो साइंटिफिक नेम हमेशा क्या होंगे, एक जैसे ही रहेंगे, कभी भी इनमें चेंजमेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। हमने टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़े, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।